नेक्स्ट न्यूज करेंगे करंट अफेयर में, वर्ल्ड ब्रिल्स डे। क्या होता है ब्रिल? हाँ हाँ, जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो पर्सन देख नहीं पाते प्रॉपरली। तो कभी आपने ध्यान से देखा हो, कभी एटीएम पे गए हो तो डॉट लगे होते हैं उसके ऊपर, तो वो उस डॉट से फिगर आउट करते हैं। या फिर कोई भी आप करेंसी नोट देखोगे पेपर का, तो उसके राइट कॉर्नर पे, राइट वाला जो एज है नोट कॉर्नर, वहां पे ब्लैक ब्लैक बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। जैसे राइट कॉर्नर को देखोगे ना, राइट एज को देखोगे, तो वहां पे ऐसे लाइनिंग बनी होती है एक जगह पे, 3 कहीं 4 बनी होंगी, तो वो उससे पहचानते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। ठीक है, तो वो एक तरह से ब्रिल लैंग्वेज होती है, जो साइन लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रिल ने। तो इन्वेंटर का नाम भी याद रखना है। तो उनके बर्थडे पे एवरी 4th of जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रिल डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। वर्ल्ड ब्रिल डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो 4th of जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रिल डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ब्रिल लैंग्वेज लिख लेना, लैंग्वेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, VH बोलते हैं उनको, VH लिखते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड। कब इन्वेंट किया था ये जरूरी नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड ब्रिल डे 4th जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और लुइस ब्रिल ने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, ये लिख लेना। डन। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। 2024 मत लिखना, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे ये कब मनाया जाता है। तो हर साल सेलिब्रेट होता है ये। तो प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको दूसरे वे में NRI डे भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंटल इंडियन डे, हर 9th of जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो उस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए हम हर साल, नॉट एवरी ईयर, हर 2 साल में एक बार होता है ये। नहीं, 20 वैसे होता है, लेकिन एक्चुअल जो मेन, वैसे तो हर साल मनाते हैं कि 9th of जनवरी, लेकिन हर 2 साल बाद एक इवेंट होता है जो इंडियन गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अदरवाइज तो एवरी ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक इवेंट जो होता है वो हर 2 साल में करती है इंडियन गवर्नमेंट। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे किस डे को सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। The people who are of Indian origin and they are living in some other country, तो उनको इंडियन डायस्पोरा भी बोलते हैं। डायस्पोरा वर्ड किया जाता है, यूज किया जाता है, और वो मतलब डायस्पोरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो आप। डायस्पोरा द पीपल हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री बट दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज।
नेक्स्ट नेशनल यूथ डे हम ऑलरेडी कर चुके हैं 12 जनवरी को। इट्स द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। विनीत, कौन सा मिशन चलाया था उन्होंने? कौन सा मिशन चलाया था? हाँ, क्या बताओ वीर? राम? हर बार गर्दन ऐसे हिल जाती है, कभी तो बताया करो, बताएंगे। रामकृष्ण परमहंस मिशन कब चलाया था मानवी? बताओ। हंस रही हो? बताओ नैतिक, रामकृष्ण परमहंस मिशन कब चलाया था उन्होंने? 1897। गुड, याद था? हाँ, उसने बता दिया। अच्छा ठीक है, 1897 में। ठीक है, और 1893 में क्या किया था उन्होंने? शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट जो थी उसमें एक उन्होंने स्पीच दिया था जो काफी फेमस हुआ था। शिकागो इन यूएसए। ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और ये जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है वो कहाँ से स्टार्ट किया था? बेलूर मठ। कहाँ है बेलूर मठ? कर्नाटक में। ये सारी चीजें हमने लिखी थी पहली बार। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस या डे ऑफ वेलोर और पराक्रम दिवस दोनों सेम चीज है। जनवरी 23 को सेलिब्रेट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये बताया ना, डे ऑफ वेलोर। वेलोर मतलब होता है, वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी। डन। सुभाष चंद्र बोस को इसलिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था। 1943 में सिंगापुर में उन्होंने पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई थी इंडिया की। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं, आजाद हिंद फौज, ये भी उसका दूसरा नाम है। इसको ओरिजिनल फाउंडर थे मोहन सिंह। (1943) में उसकी कमान संभाली थी
मीन्स उसको आईएनए को लीड किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी का टाइटल इनको आईएनए सोल्जर्स ने ही दिया था। अगर ये पूछ लिया जाए हु गिव इन द टाइटल ऑफ नेताजी, सो गिवन बाय द सोल्जर्स ऑफ आईएनए, तो आईएनए के सोल्जर्स ने उनको दिया था। आजाद हिंद फौज। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मतलब इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी वहां पे और ये बोला था कि इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, सिंगापुर में बनाई थी। उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपॉइंट की थी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे एज इट इज इंडिया में जब जाएंगे। दूसरा इनको ही वाज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर होते थे ये एक टाइम पे। 4th रैंक था इनका इंडियन सिविल सर्विसेज में उस टाइम पे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी। कौन थे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है। और एक दूसरा मेन और क्या काम किया था इन्होंने? जमींदारी सिस्टम। जिसका दूसरा नाम था ये एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। लैंड रिवेन्यू सिस्टम का मतलब है कि लैंड से रिवेन्यू कैसे, लैंड रिवेन्यू का मतलब है लैंड से टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, फार्म जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे उनसे। तो वो एक सिस्टम था ये जमींदारी सिस्टम। पढ़ा है अभी तो आप लोगों ने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी। दूसरा जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने 1938 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये उसके प्रेसिडेंट थे। हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी 1938। 1939 में फिर से आईएनसी, हर साल आईएनसी प्रेसिडेंट को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाता था। 1939 में वो फिर से आईएनसी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने फाइट किया और अब की बार गांधी जी ने उनका विरोध किया था कि आप फाइट मत करो, बिकॉज ही वाज ए वेरी रेडिकल थिंकर। रेडिकल थिंकर क्या होते हैं? जो बहुत एक्सट्रीम चेंज में बिलीव करते हैं, दैट चेंज में बी थ्रू वायलेंस, चाहे वो चेंज वायलेंस के थ्रू आए, ठीक है, लेकिन वो उनको चेंज लाना है एकदम से। तो वो बहुत रेडिकल थिंकर थे, ठीक है। तो इसलिए गांधी ये नहीं चाहते थे कि वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो गांधी जी ने पीता भी सीतारमैया ये वो कैंडिडेट थे जो जिनको गांधी ने बैक किया था वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। 1939 का आईएनसी इलेक्शन एंड सुभाष चंद्र बोस वॉन द इलेक्शन। ये फिर से प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। त्रिपुरी सेशन, और इस डिफीट के बाद गांधी जी ने बोला था कि ये पीता भी सीतारमैया की डिफीट नहीं है, ये मेरी डिफीट है। तो उसके बाद गांधी जी ने आईएनसी से अलग होने का फैसला ले लिया था कि मैं आईएनसी के साथ नहीं जाऊंगा।
तो सुभाष चंद्र बोस को ये लग रहा था कि आईएनसी को गांधी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मेरी कम है, तो ही रिजाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और 1939 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और उसके बाद इनके रेजिग्नेशन के बाद 1939 सेशन के नए प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। पीताबी सीतारमैया was the first INC president after independence। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला आईएनसी सेशन हुआ था, फिर ये उसके प्रेसिडेंट बने थे। ऐसे याद नहीं रहेगा जैसे आप लोग लिख रहे हो, जो मुझे तो याद है, मैंने इसलिए लिख दिया। फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो किसी को तो प्रेसिडेंट बनना था सेशन का, तो राजेंद्र प्रसाद को नया प्रेसिडेंट बनाया गया था, यूनानिमसली उनको अपॉइंट कर लिया गया था। सीधे बैठो। इनको थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखो। आप लोग इतने शॉर्टकट में लिखोगे तो कुछ टाइम के बाद ये नहीं समझ में आएगा ये 3 नाम लिखे क्यों हुए हैं। नहीं, पता नहीं है वो, मतलब बोलते हैं एरोप्लेन क्रैश हुआ था 1948 में, लेकिन वो अभी तक मिस्ट्री है। तो इसमें क्वेश्चंस अलग अलग इस तरह से पूछे गए हैं। 1938 का आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सेशन था? हरिपुरा सेशन। विलेज में होते थे ये सेशन मोस्टली, ठीक है। मैक्सिमम आईएनसी सेशन हुए मद्रास में, लगभग 27 आईएनसी सेशन। सबसे ज्यादा आईएनसी सेशन मद्रास के अंदर हुए हैं। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसको बीट किया? हु वाज बैक्ड बाय गांधी? तो ये थे पीताबी सीतारमैया, ठीक है। आफ्टर द रिजाइन ऑफ सुभाष चंद्र बोस हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1939 त्रिपुरी सेशन। सेशन का नाम भी याद रखना, त्रिपुरी सेशन, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एंड हु बिकम द फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट? पीताबी सीतारमैया। वैसे बताया तो मैंने बिफोर इंडिपेंडेंस भी था। एओ हयूम ने तो आईएनसी बनाई थी, एलन ऑक्टेवियम हयूम, उन्होंने तो आईएनसी बनाई थी 1885 में। उनकी वाइफ पहली चीफ मिनिस्टर थी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इंडिपेंडेंस से पहले जो सेशन हुआ था उसके हेड थे 1946 में जो हुआ था, क्योंकि दिसंबर में होता था हर साल सेशन। तो जेबी कृपलानी हमने पढ़ा था। उनकी वाइफ सुचिता कृपलानी वाज द फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज उत्तर प्रदेश है। नहीं, मैंने भी अप्रोक्सी बताया, एग्जैक्ट शायद हो भी सकता है, एग्जैक्ट भी हो। 27 के अराउंड आईएनसी बनी थी 1885 में बाय ए.ओ. हयूम, एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने बनाई थी।
जिस टाइम पे आईएनसी बनी उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। आईएनसी जब बनी 1885 में, तो ये पूछा जाता हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड डफरिन थे। हाँ ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना दैट, क्योंकि बिकॉज आईएनसी की वजह से बाद में ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा, तो ही वाज अ वेरी डफर पर्सन जिन्होंने आईएनसी बनने दिया। ठीक है, तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आईएनसी बना था। ये वायसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। जो ये आईएनए बना था, इंडियन नेशनल आर्मी, ये सभी वो पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में, बेसिकली तो 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और जापान और जर्मनी की आर्मी जो है उन्होंने इनको बंदी बना लिया था, जो इंडियन सोल्जर्स थे। ठीक है, तो उनमें से एक पर्सन था मोहन सिंह। उसके रिक्वेस्ट पे फिर हिटलर ने और जो जापानीज एम्परर थे हिरोहितो, उन्होंने आईएनए बनाने का प्रस्ताव रखा था कि ठीक है, हम लोगों को भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ना है, आप लोगों को भी लड़ना है, तो आप बना लो आईएनए बना लो। ठीक है, लेकिन फिर आईएनए के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने कुछ मतलब अनफेवरेबल कर दिया था, कुछ दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर जापान और जर्मनी, तो उनको दोबारा से कैप्चर कर लिया था। फिर सुभाष चंद्र बोस दोबारा उनसे मिले और दोबारा से उसको रीइंस्टेट किया गया था। तो आईएनए तो पहले बन गया था, अराउंड 1940 के अराउंड में, 39 या 40 के अराउंड बन गया था, लेकिन उसको डिसमेंटल कर दिया था, फिर दोबारा से रिवाइव किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। बस सिर्फ डेट याद रखना, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। किसको? वर्ल्ड हिंदी डे का तो नहीं है, लेकिन नेशनल हिंदी डे में शायद किसी कोई कवि है उसका बर्थ एनिवर्सरी है। कौन है? हो सकता है कि या तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे या कोई ऐसा होगा, मुझे श्योर नहीं है कि कौन। लिखा हुआ ये इसी में है जनवरी का, तो when the language of first spoken in UNG 1949, और ये किसी पोइट का बर्थडे उस दिन मनाया जाता है। तो पहली बार हिंदी बोली गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आप डे याद रख लेना, वो काफी है। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, जनवरी 25। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 324। और आर्टिकल 326 में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं।
राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ये इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कोई भी अपॉइंटमेंट होगी तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नहीं होता होता होगा तो पता नहीं, कभी सुना नहीं। नहीं होता। ये नाच इसीलिए हो रखा है कि आप समझ रहे हो क्यों हो रखा है? समझ रहे हो? इसीलिए हो रखा है। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। आपने बोला ना, मैंने नहीं बोला। इसीलिए हो रखा है। मैं तो बोलता ही नहीं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, 26 ऑफ जनवरी, और रिपब्लिक डे भी इसी दिन है। हाँ पता नहीं, वैसे ही चल रहे बाई चांस, मैंने तो ऐसा नहीं वो किया था, तो वो डेज लास्ट में होंगे या तो शायद ये इसके बाद एक आधा ही और होगा। मुझे ध्यान नहीं रहे थे डेज कराने पहले। और इंडिया का रिन्यूएबल का टारगेट क्या है 2030 का? अरे टारगेट पूछ रहा हूँ, 500 गीगावाट। वो आप तो कार्बन न्यूट्रल टारगेट बता रहे हो 2070। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का बाय 2030। अभी हम लगभग 200 के अराउंड पहुंचे हैं, 200 हमने अचीव कर लिया लगभग। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। मतलब जो हिटलर ने नाजीज को कंसंट्रेशन कैंप में, ज्यूइस को सॉरी कंसंट्रेशन कैंप में उनको जिंदा जला दिया था, तो उस डे को सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट तो नहीं करते, रिमेंबर करते हैं। रिमेंबर करते हैं, ठीक है, टू कमेमोरेट दैट डे, उस डे को याद करने के लिए। होलोकॉस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ होलोकॉस्ट लिख लो आप इसको। हिटलर की पढ़ लो, जिंदगी छुट्टियों में ही निकलनी है तुम्हारी। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है मे कैम्फ। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर। गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट।
और एक हमने नेल्सन मंडेला की पढ़ी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। ऑटोबायोग्राफ। सीधे बैठो, सीधे। हाँ, डन। नेक्स्ट यूज है मार्तन सन टेम्पल। तो प्लेस कहां पे याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। सिर्फ आप ये याद रख लेना कहां है टेम्पल। It is protected, one of the protected site by ASI, Archaeological Survey of India। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ASI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंडर भी बोल सकते हो, फादर ही बोल सकते हो। फाउंडर बोलोगे वो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट न्यूज है एक रिपोर्ट से, इलेक्ट्रिसिटी 2024। ये बेसिकली ध्यान रखना, ये रिपोर्ट में ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है हर साल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट देती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दूसरी रिपोर्ट है इनकी जो फेमस है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। कुछ सिमिलर सा हमने और कुछ भी पढ़ा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? सीधे देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हाँ विनीत, कौन देता है? वीर, बताओ। कीर्ति, पढ़ा करो फिर, बताओ कुछ तो, कहीं तो पढ़ो। हाँ, IMF बता दिया किसी ने? नहीं बताया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पढ़ी थी पहले हमने, उसको IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को देता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये ऐसी वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है।
और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर है आबू धाबी में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का तो हो गया पेरिस फ्रांस में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करती है। इट वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी। ये ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करती है। ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 12th क्लास में आपके सिलेबस में है ओईसीडी। ओईसीडी में 38 कंट्रीज हैं, इंडिया नहीं है। बताता हूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करती है। मतलब ये ओईसीडी द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है। ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड की 38 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, इसीलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड 38 डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज बोल लो। तो इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ओईसीडी, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जहां पे इंडिया पार्ट नहीं है। इससे पहले हमने एक आईसीसी पढ़ा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। एक मैंने बताया था यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, जो इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। ठीक है, ये रिपोर्ट इसकी दो हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी 2024 और दूसरी है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये हर साल ये रिपोर्ट देती है। हेडक्वार्टर ओईसीडी का भी पेरिस में है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी पेरिस में है। ठीक है, ये दोनों स्पेशल एजेंसी हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, पहले भी किया था हमने कवर। ये वर्ल्ड में एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करती है। ये इट प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, रिन्यूएबल, हेडक्वार्टर आबू धाबी यूएई। ठीक है, ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है। तो तीनों एजेंसीज को एक जगह पे लिख लेना ताकि याद रह जाए।